बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक आप तनाव में थे, लेकिन हास्य की एक कला को आप अब सुनेंगे। मैं कोई बड़ी भूमिका उनके लिए नहीं बना रहा, वो जब आएंगे अपनी भूमिका स्वयं तय कर देंगे। मैं आपकी एक लाफ्टर चैंपियन, लाफ्टर का एक बड़ा नाम, और वो विनर भी रहे हैं 7वें लाफ्टर चैंपियन में, हास्य का एक बड़ा नाम भाई विनोद पाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आपकी तालियां स्वयं उन्हें आमंत्रित करें। भाई विनोद पाल वो अपनी भूमिका स्वयं बनाएंगे। मैं चाहता हूं भाई। बहुत बढ़िया, बिन बोले ही वाह वाह हो गई है विनोद जी। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बतला दूं, मैं अब देश पे कविता नहीं सुनाऊंगा। मैं ओज के जितने भी कविते सब पढ़ चुके हैं। अब मैं अपनी पत्नी पे कविता सुनाऊंगा भाई साहब। क्या बात है, क्या विषय है? जिसने मुझ पे जुल्म ढाए मैं उस पर कविता सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बतला दूं, 2017 में कल्कि महोत्सव में पहली बार आचार्य जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कल्कि महोत्सव में पहली बार एक मुशायरे के बीच में मैं मजाहिया शायर के रूप में था, और यकीन मानिए उस 2017 का एक आशीर्वाद कि आज आप जैसे लोग इस विनोद पाल को जानते हैं। मैं चाहता हूं महाराज के लिए जोरदार तालियां, भाई जोरदार तालियां। हाँ, मैं सिंगल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस प्रांगण में, ये चाहते तो कुछ और भी कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कवि सम्मेलन रखा। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजें। और ये सब विशिष्ट अतिथि जितने बैठे हुए हैं यहाँ पर आगे की पंक्ति में, मैं आप सबको नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग वो हैं जो ऐसे कार्यक्रमों में आकर इसकी सिर्फ शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उन बच्चों को ये बताते हैं कि आपके मन में आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना कितना मान सम्मान है। और खुद आचार्य जी इस बात का पुख्ता सबूत है। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम का हिस्सा बनने का हमारे को एक जो आशीर्वाद मिला है। मैं आप बस यहाँ से बैठ जाइएगा बेटा, सुन ले बेटा पीछे, बस अब बस खत्म बेटे, तेरे सारी टेंशन खत्म बस सबसे। यकीन मान, आचार्य जी से आशीर्वाद दिलवाऊंगा, तू पास होएगा अब की बार जा। बस अब सुन ले यहाँ से। पर मैं पहले चाहूंगा उस भाई के बारे में बताना, हमारे भाई विकास त्यागी जी। अब अपने आप हो जाएंगे वो शांत। अब सुनो, अब विकास त्यागी जी के बारे में मैं बतलाना चाहूंगा। आचार्य जी, ये लड़के होते हैं, कहते हैं जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी तो उसके बाद भारत में बड़ा कोलाहल हुआ। सब ने बड़ा लिया, यार ये तो उम्र में बहुत कम था, यार इसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। तो वो बात तब से लेके आज तक की इन सदियों में ये बात गूंजती रही कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना लाजवाब काम कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो काम अभी रुके नहीं है। आज भी छोटी उम्र में बड़े लाजवाब काम हो रहे हैं। उसका एक जीता जागता अगर उदाहरण कोई है तो वह है विकास त्यागी भाई, जो अपने क्षेत्र में अपनी कमाई से खड़खड़ी महोत्सव करवाता है वो व्यक्ति। और ना जाने कितने कितने नए नए कवियों को उन्होंने मौका दिया अपने क्षेत्र में। मैं चाहता हूं उस भाई के लिए इसलिए भी जोरदार तालियां हो क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। और आचार्य जी आज आपको आचार्य जी आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ, और आचार्य जी मैं बतला दूं, ऐसे जन्मदिन ये साल में 4 बार मनाता है जी। हाँ, बैठ जा, आप सुन लीजिएगा, बस अब ज्यादा दिमाग नहीं। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, बोलो बाबा। हाँ, देखो तालियां जो नहीं बजा रहे, एक बात सुन लेना कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह वाह वाह। और जिस तरीके से सर ने ताली बजाई है, मुझे लग रहा है ये भी छू के आए हैं। कविता कोई बड़ा काम नहीं है भाई साहब, मैं जानता हूं। देखिए कविता क्या होती है,
आदरणीय अवनीश जी कहते कि विनोद कविता वो होती है कि जब तुम कविता पढ़ते पढ़ते एक जगह पर रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां अगर श्रोताओं के मुंह से निकल जाए तो वो कविता जीता जागता सबूत है इस कवि धर्म का। ये अवनीश जी कहते हैं। मैं छोटा सा प्रयोग करके देखता हूं, मैं एक जगह पर रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां देखना अपने आप आपके मुंह से निकलेगी। सुनना कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। वाह भैया, कही थी ये पंक्तियां। और देखो मैं सच में मैं दिल्ली से आया हूं भाई साहब, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरे लड़की से पूछा, दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। ये लड़के खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे इनकी बातें कर रहा हूं। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, अगर चौथी पंक्ति समझ जाओ तो आगे से लेके पीछे तक और यहां से लेके यहां तक एक बार बिल्कुल तालियों को महोत्सव कर दीजिएगा। लड़की ने बोला, भाई तूने उस लड़के को छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल जी। वाह वाह भैया, वाह। आप यकीन मानेंगे, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ आचार्य जी कि हमारे यहाँ का सीएम शराब के केस में पकड़ा गया। मुझे यकीन नहीं हुआ यार, ये तो बहुत सीधा साधा है, इसका तो हाथ हो ही नहीं सकता शराब के केस में। फिर मैंने सोचा कि इसको तो खांसी थी जो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर इसने ऐसा क्या पिया, फिर मुझे लगा नहीं हाथ हो ना हो गला तो था। वैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं, देखो मैं अवनीश जी के बारे में बतला रहा था, इस व्यक्ति की मैं इज्जत क्यों करता हूं भाई साहब। ये भारत के मात्र एक ऐसे कवि हैं जो जब तक शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें इनका खाना नहीं पचता। पहला कवि सम्मेलन खत्म होगा, आयोजक से कहते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। ये आदत लग गई इनको ये लाइन बोलने की, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब भाभी जी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी। अब भाभी जी ने थाली घुमाई, इनके मुंह से निकल गया यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। वाह वाह भैया वाह। आप यकीन मानना, अगले 13 दिन तक मैं और विकास त्यागी इनको हॉस्पिटल में केले देने गए हम। मैं औरों की बात नहीं बोलता भाई साहब, हमारे बीच में सोनू मधुकर है भैया, मोनू मधुकर भैया। मैं इस व्यक्ति की दिल से बहुत इज्जत करता हूँ भाई साहब। मोनू मधुकर भाई खड़ा होकर दिखलाओ, लोगों को पता नहीं है। हाँ ना, बैठ जाओ, बस खड़े होकर दिखलाना था। लेकिन मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूँ भाई साहब। अब यकीन मानिए, जब ये लड़का 12वीं क्लास में था, पास हो ना, हाँ ठीक है, जब ये लड़का 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब कॉलेज से लड़कियों की छुट्टी होती थी तो मोनू मधुकर उन लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके क्षेत्र में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो मोनू मधुकर उस लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी आदत हो गई ये लाइन बोलने की कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया, वाह, और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पर कायम है। मैं सच बता दूं, अभी हम पिछले दिनों हम कुंभ नहाने गए।
आजकल कुंभ का आपने देखा ही हुआ है भाई साहब, न्यूज वालों ने हुआ बना रखा है कुंभ का। आचार्य जी यकीन मानिए, हम कुंभ नहाने, मैं और विकास त्यागी कुंभ नहाने जा रहे थे, एक औरत कम रो रही थी। हम जब तक नहा के आए वो चीर फाड़ के रोने लगी। विकास त्यागी सराहा नहीं किया क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति है। इसने पूछा बहन जी पहले तो बहुत मंदा मंदा रो रही थी, अब ये तेज क्यों रो रही है? भैया इसकी सांस खो गई थी, कर फिर करी अब मिल गई। और महिलाओं का ऐसा ही है, मैं सही बताऊं, मांगे राम जी चल दिया आप? अच्छा ना मुझे लगा कहीं आप ही तो ना थे वहां पे। अब यकीन मानिए महिलाओं का ऐसे, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। और जिस तरीके से इन्होंने ताली बजाई है पूजा जी ने, मुझे लग रहा ढंका इन्हें भी नहीं मिला। वाह, हम कई कभी समझ में जाते भाई साहब, कई बार तो जनता हमारा पप्पू बना देती भाई साहब हमारे को। मैं एक जगह पे कवि सम्मेलन पढ़ रहा था भाई साहब, सामने एक महिला बैठी हुई मुझे घूर के देखने लगी। आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं कहा बहन जी आप मुझे घूर के क्यों देख रही हो? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। मैंने पूछा उसके भी मूंछें आती है क्या? बोली हाँ ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली थी। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। भैया इको बंद कर देना, इको 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 मत। अभी मेरे को बता रहे थे पहले आचार्य जी जिस भी दल से जुड़े हुए थे, नहीं मैं बतला दूं, पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में चले गए, जबकि वक्त उनका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा था। अब वो भारत जोड़ो यात्रा में चले गए आंध्र प्रदेश। आचार्य जी आंध्र प्रदेश में हिंदी सबको नहीं आती, तो राहुल जी यूं भीड़ में से निकल के आ रहे थे स्टेज की तरफ। तो वहीं पे कोने में एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी, वो राहुल गांधी जी के पास गई और उनके सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरकिने तुम्बा। तो अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पर आकर, बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ही वही है। मैं भाई साहब बाहर आपके इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हुआ था, मैं, मेरे बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी, एक आदमी अपनी पत्नी के अर्थी को लेके जा रहा था वहां से। उस आदमी ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों की रस्मों को छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? तो मेरे बगल में जो लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। भाई साहब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने नंबर फिट करने की कोशिश करी, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा क्या मैंने खाना खाया या नहीं खाया? वाह वाह। मैं यकीन मानो बाबूजी, मैं इतनी बड़ी बात नहीं, मैं आज इस क्षेत्र में दूसरी बार आया हूं कविता पढ़ने। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है, तो इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। इतना आसान नहीं है। और मैं बता दूं, एक पुलिस वाला घर में अपने बेटे से बोला था कि आज के बाद जब भी कभी अपना नाम लियो अपने स्कूल में तो साथ में बोलियो मैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का।
बोलना इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूं। ये बात बोल के पुलिस वाला चला गया। घर में पत्नी को लगा नहीं यार ये तो बेटे के अंदर घमंड की बातें सिखा रहे हैं। वो बेटे से बोलते बेटे ये बातें नहीं बोली, मैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूं, इन बातों से घमंड दिखता है। ये कह के कुछ दिनों बाद भाई साहब मैं और विकास त्यागी उस पुलिस वाले के घर पे गए, कोई परमिशन लेनी थी कभी सम्मेलन की। तो हम घर पे बैठे हुए तो पुलिस वाले का लड़का पानी लेके आया। मैंने उससे पूछा भाई आप इंस्पेक्टर भवानी सिंह के लड़के हो? कह रहे जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती है पता नहीं क्यों। लेकिन दोस्तों अभी भी जो पीछे बात कर रहे हैं बस एक बात सुन लेना कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना वहा ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाए। अब वाह, मैं यहां से सीधा बाबूजी बाबा रामदेव कहते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं कि जब भी आप खुल के हंसते हो तो आपकी 84,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। 84,000 नाड़ियां। मैं भी एक मंच पे था भाई साहब, मैंने भी ऐसे ही बोला, ऐसे सामने बाबूजी बैठे हुए थे, मैंने बोला भाई साहब हंसने से ना 84,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। कहता भाई साहब मेरा तो नाड़ा खुल गया। लेकिन मैं यहां से आपके बीच में बस एक दृश्य रखना चाहता हूं। आप में से जानते हैं कविता की एक विधि होती है प्रहसन विधि। प्रहसन विधि मतलब किसी भी चीज को नाट्य रूपांतर तरीके से दिखलाना। मैं आपको एक, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आज भी जब लड़की की विदाई होती है शादी के बाद तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं बात को? आप नहीं जानते सर? हाँ जानते हैं। आचार्य जी आप भी अनुभूत हैं इस बात से। अब दृश्य यही चल रहा है दिल्ली के अंदर, लड़की की नहीं, दिल्ली में नहीं, हापुड़ में लड़की की विदाई हो रही है। हापुड़ में बस छोटी सी दिक्कत क्या है, लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है जो लड़की को लेके जाए। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, अब कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन हमारे इस मंच के 2 कवि उसी जगह पर थे। एक मोनू मधुकर जो इस तरफ खड़ा था और एक विकास त्यागी जो इस तरफ खड़ा था। तो लड़की के बाप ने पहले मोनू मधुकर से बोला अरे बेटे वो ले जाता बस छोरी को। तो मोनू मधुकर तो वो है जिसने उस लड़की को 40 किलो से 150 किलो होते हुए देखा है। मोनू मधुकर तो वो है जिसने उस लड़की को रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। तो जैसे ही मोनू मधुकर से बोला बेटे मोनू उठा दियो, तो मोनू मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकूंगा पत्थर। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, विकास विकास यहाँ पे आ जा, एक बार आजा आजा आजा, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ हर बच्चा तुझे देख ले पहले, अगली लाइन वरना समझ नहीं पाई। हाँ बस आप बैठ जाओ। तो विकास यहाँ पकड़, तो लड़की का मामला बेटा विकास बेटा उठा दियो जरा, बस थोड़ी सी बात है, बस थोड़ी सी दूर। तो विकास बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं या औरत। जैसे बोला बेटे विकास उठे, तो विकास मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, तेरा अच्छा। तो पीछे अपने वैभव जैसा 40 किलो का लड़का पीछे खड़ा, उस पूरी बारात के बिल्कुल पीछे खड़ा 40 किलो का लड़का। उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो मुझे बताना। तो पीछे भाई साहब अपने अवनीश जी थे, अवनीश जी ने बोला बेटा यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। तो वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। ये बोलते बोलते वो लड़की के बाप के पास आ गया। उसने लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखिए सर, जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी नॉर्मल था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कहाँ है अंकल जी? पीछे।
नहीं मैं क्या करना है अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो, यह तो मुटकी है। बस हमने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। भाई साहब उसने उठाने की खूब कोशिश की पर नहीं उठी, तो फिर हमारे भाई साहब आए। भाई साहब का नाम बताया था? मरगूब जी, मरगूब जी, मरहूम जी, मरगूब त्यागी। हाँ मरहूम त्यागी जी। ये आए, इनको लगा लड़का उठा नहीं पा रहा लड़की को, इन्होंने गाना गाया सुल्तान फिल्म का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का मेन गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करे, लेके आ मतलब अंकल जी आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं हुई। फिर हमारी भाभी जी तेवते, अच्छा वो चली गई। अच्छा उस दिन भी वो ऐसे ही सम्मान में चली गई थी। फिर अपने ये साहब आए जो सेना की टोपी पहने हुए हैं। भाई साहब का नाम हरेंद्र त्यागी जी, नरेंद्र त्यागी जी, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र त्यागी जी। अगर एक बार और सही नाम लेता मैं किसी और से उठवा लेता भाई साहब ने, सच बतला। हाँ फिर अपने ज्ञानेंद्र त्यागी जी आए, इनको लगा लड़की नहीं उठ पा रही। अब दूसरी बार इन्होंने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का, अनिल कपूर की थी मेरी जंग। ओ, आ, ओ, ओ, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, ज्ञानेंद्र जी ने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे उसका, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के शिक्षा देती है। जो ब्याही हुई बहन होती है वो कुंवारी बहन को शिक्षा देती है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप कर हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुनकर तो उसको ही गुस्सा आ गया जिसने उठा रखी थी। कौन सी बच्ची? करा फूल सी। करा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं कोने में खड़े थे, और पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये सारे बच्चे मिलकर ताली भी बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उस 40 किलो वाले से भी 2 किलो कम, 38 किलो की बुआ, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। तो वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी, और पैर पकड़ के बोली अरे मैं मर जाऊंगी, मैंने छोरी बड़े लाड़ से पाली है, मैं इसे ऐसे नहीं ले जान दे सकती, मैं यहीं मर जाऊंगी। वो बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होकर थोड़ा सा आगे बढ़े, तक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लगता है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दो कोई।
अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से लेकिन फिर किसी ने बोला, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भैया मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग औरत सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना क्या रियल मायने में। पहले की दादियां एक गाना गा के लड़की विदा कर देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों हास्य से अलग एक बात जो जरूर कहना चाहूंगा, हमसे गलती हुई। वो गलती क्या हुई मैं बतला देना चाहता हूं आपको। देखिए हमारे यहाँ दिल्ली के पास ख्याला गांव पड़ता है। आप में से न भारत टाइम्स में पता नहीं किसने वो खबर पढ़ी होगी। ख्याला गांव पड़ता है बाबूजी, वहां एक माँ ने चौथी बार बेटी होने पर उस बेटी का गला दबा के हत्या कर दी। ख्याला की न्यूज़ है ये। सब लोगों ने पूछा भाई ये तूने ऐसा क्यों किया? कहा जी मेरे ऊपर लड़के पैदा करने का इतना दबाव था और पहले से 3 लड़कियां थी, मैं चाहती थी एक बार लड़का पैदा हो जाए। हम पता नहीं किस मानसिकता में जी रहे हैं। मैं आपको एक छोटे से वाक्यांश से जोड़ना चाहता हूं, आप समझिएगा इसे। हरियाणा में एक छोटा सा क्लिनिक था, मैटरनिटी वार्ड, जहां बच्चे पैदा होते थे। तो वहां मैटरनिटी वार्ड में एक औरत किसी भी पल बच्चे को जन्म देने वाली थी। बाहर उसकी सास और उस औरत का पति दोनों साथ बैठे थे, यानी कि माँ बेटे। माँ जो सास थी वो बार बार कहती, हे भगवान अब की बार तो बेटा दे दे, हे भगवान इस बार कुल का वारिस दे दे, हे भगवान इस वंश को चलाने वाला दे दे। तो बगल में बैठे हुए बेटे ने बोला, माँ अगर इस बार बेटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? माँ ने बोला, बेटे बेटियों से वंश नहीं चलते। माँ ने बोला बेटे बेटियों से वंश नहीं चलते। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर टीवी पे न्यूज़ आई कि एक हरियाणा की बेटी ने 2 स्वर्ण पदक जीत के देश का नाम रोशन कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, हमसे एक गलती हुई। हम सारे भारत वालों से एक गलती क्या हुई, हम पूरे भारत से एक गलती क्या हुई, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी ससुराल में जलाई नहीं जाएगी। हर बेटी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलेगा। हर बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी। और जाने से पहले सिर्फ ये 4 पंक्तियां दे के मैं अपनी जगह पे बैठूंगा कि आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, बलात्कार इतने होते हैं। बलात्कार पे बलात्कार हम सुनते हैं, लेकिन ये वो हैं जो FIR जिनकी दर्ज हो जाती है, जो अखबारों में आ जाते हैं। ना जाने इससे कई 4 गुना बलात्कार ऐसे हैं जो हमारे कानों तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं जानता हूं कि समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन मैं समाधान की 4 पंक्तियां इन लड़कों, इन पुरुषों को, इन बेटों के नाम दे के जा रहा हूं कि हम इन बलात्कारों को रोक सकते हैं। क्यों और कैसे? सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ये 4 पंक्तियां दे के मैं अपनी जगह पर बैठूंगा। क्या कर सकते हैं हम? लेकिन ये 4 पंक्तियां सिर्फ बेटों के लिए, पुरुषों के लिए सुनिएगा कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते। वाह वाह वाह।